पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। स्वामी संपूर्णानंद जी आज चंडीगढ़ में मौजूद हैं। उनसे चर्चा करेंगे कई अहम इश्यूज को लेकर, विशेषकर सामाजिक कुरीतियों को लेकर। आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो इनका स्थान बहुत उच्च है, और दूसरी अहम बात ये, गौरक्षा के लिए इन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया है। साथ ही बहुत से सारी गौशालाएं जो हैं उनका कहीं ना कहीं संरक्षण ये करते हैं। इसके अलावा सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ समय समय पर इन्होंने आवाज़ बुलंद की है। स्वामी जी, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। पंजाब केसरी का, आपके श्रोताओं का और सभी को आपको बहुत शुभ आशीर्वाद। स्वामी जी, सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करनी चाहूँगा कि आज महिला दिवस भी है और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। वैसे आप महिलाओं को क्या संदेश देंगे? महिलाओं को तो ये संदेश है कि जिस स्थान पर प्रकृति ने, परमेश्वर ने उनको सृष्टि के आदि में बिठाया है, उस स्थान को वास्तविक रूप में फिर जब एक बार वो उस स्थान को खो चुकी थी सामाजिक कुरीतियों के कारण और सामाजिक बुराइयों के कारण, कुछ अशिक्षा, अनपढ़ता समाज में आ गई थी, उसके कारण फिर से जिस स्थान पे परमेश्वर ने और इस प्रकृति ने सृष्टि के आदि में महिला को बिठाया था, महर्षि दयानंद जी महाराज ने आकर के आर्य समाज की जब स्थापना की और अपने जीवन काल में ठीक उसी स्थान पे आर्य समाज ने महिला को बिठाया। उसका प्रमाण ये है, मतलब इक्वालिटी, बराबर और बिल्कुल किसी, उसका प्रमाण ये है, किसी भी संस्था ने आज तक, जितने भी मत पंथ हैं, जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, महिलाओं को इक्वल बराबर का वो दर्जा नहीं दिया जो महर्षि दयानंद जी महाराज ने दिया। जैसे आर्य समाज की स्थापना की, तो उस आर्य समाज की स्थापना में जैसे पुरुषों का आर्य समाज लगता है, ठीक वैसे ही प्रधाना, मंत्राणी, कोषाध्यक्ष, ऐसे महिलाओं का आर्य समाज लगता है। पुरुष यदि आर्य समाज का पुरुष प्रधान है तो महिला आर्य समाज की प्रधान है। तो गुरुकुल का यदि पुरुष आचार्य बनता है तो महिला कन्या गुरुकुल की आचार्य बनती है। पुरुष यदि यज्ञ का ब्रह्मा बनता है तो महिला भी यज्ञ का ब्रह्मा बन सकती है। पुरुष यदि वेद पढ़ सकता है तो महिला भी वेद पढ़ सकती है। हमारे यहाँ बहुत सारे मतपंथ आज भी कुरीतियाँ ऐसी है कि जो महिलाओं को, शूद्रों को, इनको वेद पढ़ने का अधिकार देते ही नहीं। तो महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा कि जो भी बुद्धिपूर्वक अभ्यास विद्या का कर सकता है वो सब वेद पढ़ सकते हैं। तो महिला के पेट से उत्पन्न होने वाला योगी बन सकता है, वेद का विद्वान बन सकता है। तो प्रोडक्ट यदि कहीं पहुंच सकता है तो जिसका प्रोडक्ट है वो तो उससे भी ऊंचा स्थान है। स्वामी जी, हाईटेक जमाना है, धीरे धीरे साइंस टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है। कहीं ना कहीं हर चीज़ के प्रभाव, गुण अवगुण हर जगह विद्यमान है। इन परिस्थितियों के अंदर, क्योंकि आजकल सबसे ज़्यादा अटैक साइबर क्राइम, साइबर ये हो रहा है, और मोबाइल एक आवश्यकता बन चुका है। बच्चों की शिक्षा में भी आज की डेट में अगर देखा जाए, कोविड ने ये सिखा दिया कि सब चीज़ें ऑनलाइन आधारित हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चे कुरीतियों से, कुसंगतों से कैसे दूर रहें? हाँ, इसके लिए मैं ऐसा कहूँगा कि समाज के 3 तबकों की विशेष जिम्मेदारी है। इस चीज़ की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता। हमें इस चीज़ के इतने मतलब फ़ायदे हमारे जीवन में आए और उन फायदों के कारण हमारे जीवन का ये टेक्नोलॉजी एक हिस्सा बन गई। पर इसके जो दुरुपयोग हैं, तो वो तो किसी भी चीज़ के जैसे दुरुपयोग होता है तो उसका दुष्परिणाम और हानि होते हैं, इसका भी दुरुपयोग का दुष्परिणाम और हानि हुई। जैसे घर में बंदूक सुरक्षा के लिए रखी थी, ला करके आपस में झगड़ा हुआ तो घर वाले को गोली मार दी, तो वो विज्ञान का दुरुपयोग है। वैज्ञानिक ने बंदूक बनाई थी अपनी सुरक्षा के लिए, पर झगड़ा हो गया तुम अपने घर वाले को गोली मार दो, तो उसके लिए वैज्ञानिक ने नहीं बनाई थी। तो सड़क जैसे बनी है, मंजिल पर पहुंचने के लिए बनी है, पर कोई शराब पी के गाड़ी चलाता है, एक्सीडेंट करता है, तो उसके लिए तो सड़क वो नरक का दरवाजा होगी। पर सड़क के इंजीनियर ने तो मंजिल पे पहुंचाने के लिए सड़क बनाई है। ऐसे मोबाइल का भी जो यूज है, मोबाइल का जो आविष्कार है, तो इसकी जो इन्वेंशन है वो मनुष्य को सुखी बनाने के लिए, थोड़े समय में ज़्यादा काम करने के लिए की थी। पर दुर्भाग्य ये हुआ कि इसका मिस यूज होने लग गया, एक्सेस यूज होने लग गया। अब इतनी पोरन साइट्स हैं, इतने नंगे चित्र हैं, वो छोटे छोटे कमल के फूल की तरह हृदय और मस्तिष्क वाले छोटे छोटे बालक, उनको जब इस प्रकार की ये चीज़ें दिखाई देती हैं तो उनके मन में एक 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 ऐसी
एक जिज्ञासा पैदा होती है कि ये क्या है, और उस जिज्ञासा के कारण वो एक गलत ट्रैक ले जाते हैं, रास्ता पकड़ जाते हैं, जिससे फिर उनका विशेष करके महिलाओं का, बालिकाओं का, कन्याओं का बहुत बुरा शोषण होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, और क्या क्या नहीं होता वो मैं आप सब जानते हैं। पर इसके लिए 3 संस्थाएं जिम्मेदार हैं। सरकार को कुछ ऐसी साइट्स हैं जो परमानेंट बैन कर देनी चाहिए, भले उनसे कोई रेवेन्यू कुछ भी आता है, तो हमारे लिए सब कुछ मनुष्य के लिए है, मनुष्य किसी भी चीज़ के लिए नहीं है। मैं एक और बात बता देता हूँ, हमारे मत पंथ हैं बहुत सारे इस समाज में प्रचलित हैं, जैसे इस्लाम में कोई महिला इमाम नहीं बन पाई आज तक, और जैसे कोई महिला आज तक हेड ग्रंथी नहीं बन पाई, ऐसे ही कोई महिला आज तक शंकराचार्य नहीं बन पाई। पर ऋषिदानंद जी महाराज के आर्य समाज में, जब ऋषिदानंद जी महाराज रेवाड़ी में आया, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, महाराजा युधिष्ठिर की जो पत्नी थी वो इस विश्व की सबसे पहली महिला थी जो किसी निर्वाचित संस्था की अध्यक्षा बनी। महारानी लाड कौर को महिला आर्य समाज की प्रधाना बनाया गया था, सबसे पहली महिला थी वो जो अध्यक्षा बनी किसी निर्वाचित संस्था की, निर्वाचित होकर के उसका निर्वाचन हुआ था, उनको मतलब उनका सिलेक्शन हुआ था, इलेक्शन आपने तो नहीं बहुत था। गहन एक विषय की तरफ संकेत किए, लेकिन मैं संकेतों में नहीं, ये थोड़ा डिटेल में आपसे जानना चाहूंगा। मानव तस्करी की बात आपने की, मानव तस्करी कैसे रुक सकती है? क्योंकि मानव तस्करी के आड़ में अंग प्रत्यारोपण भी होते हैं, गुलाम भी बनाए जाते हैं। आजकल गुलामी का युग तो नहीं है, पुलिस प्रशासन जागरूक है। दूसरे ढंग से गुलाम बनाए जाते हैं। पहले तो मजबूरी में गुलाम बनाए जाते थे, आज उनकी जरूरत दिखा करके उनको गुलाम बनाया जाता है। पहले गुलामी मजबूरी थी, आज के इस युग में गुलामी जरूरत बन गई। आदमी को वो सोचता है तेरा ऐसे काम निकलेगा, ऐसे निकलेगा, तो अपना काम निकालने के लिए। पर ये जो मानव तस्करी है, ये सारी की सारी ये जो टेक्नोलॉजी है, कहीं ना कहीं इसके मिस यूज, एक्सेस यूज से, अधिक इसके प्रयोग से, दुरुपयोग से ये शुरू होती है। बच्चों को, बालिकाओं को, बालकों को कुछ ना कुछ सुनहरे बाग दिखाई देते हैं। रुके कैसे? वो रुके ये कि सरकार को ये साइट्स जो हैं ये बैन करनी चाहिए, जिनसे बच्चों के कोमल हृदय के ऊपर बहुत कुसंस्कार पड़ते हैं। माता पिता को विशेष ध्यान देना चाहिए, और वो विशेष ध्यान माता पिता तब दे पाएंगे। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विशेष करके माता और कन्या के संबंध के ऊपर एक बात कहता हूँ। कोई भी माँ अपनी कन्या को यदि समाज के अंदर दुष्टों का शिकार होने से बचाना चाहती है, तो वो माँ नहीं, अपनी बेटी की मित्र बने, फ्रेंड बने। इस फ्रेंडशिप के नाम पे क्या क्या शोषण नहीं होते। पर फ्रेंडशिप की आवश्यकता उन्हीं बच्चों को पड़ती है जिनके घर में माता पिता से फ्रेंडशिप नहीं होती, जिनका प्यार का घड़ा घर से भर जाता है, फिर वो प्यार के नाम पे ठगी रूपी एक जो जिसको कहते हैं लॉलीपॉप, उसका शिकार नहीं हो पाते। तो माता पिता को चाहिए अपने बच्चों के ऊपर एक दृष्टि रखें, मोबाइल दें, पर ये भी दृष्टि रखें थोड़ा बीच में बच्चे को प्रेम पूर्वक कॉन्फिडेंस में लेके थोड़ा चेक भी कर लिया करें कि बच्चा क्या क्या देखता है, थोड़ी सी उसकी हिस्ट्री भी निकाल लें, बच्चे की चैटिंग कितनी होती है, थोड़ा सा मोबाइल फ़ोन की रिकॉर्डिंग भी वो भी निकाल लें, थोड़ा कॉल डिटेल भी निकाल लें, कितनी लंबी लंबी कॉल किन किन से होती है, ये तो माता पिता कर ही सकते हैं, और उनका अपनी औलाद है। तीसरा है अध्यापक और समाज की जिम्मेदारी। अध्यापक की भी ये जिम्मेदारी है कि अध्यापक ने मोबाइल फ़ोन आज बच्चे के हाथ में जरूरी बना दिया, तो उस अध्यापक की ये जिम्मेदारी है कि वो स्कूल में इसके यूज, मिस यूज, गुड यूज, बैड यूज, एक्सेस यूज, इसके ऊपर बच्चे के दिमाग में कोई ना कोई चीज़ डाले। तो वही बात है, सड़क के फायदे भी हैं, लाभ भी हैं। जो सड़क पे बुद्धिपूर्वक ड्राइविंग करता है वो अपने द्वार जाता है, जो अबुद्धिपूर्वक करता है, नशे का, व्यसन का शिकार होके करता है, लापरवाही पूर्वक करता है, वो हरिद्वार जाता है। अगर चर्चा की जाए योग की, क्योंकि योग से आपका गहरा नाता है और योग का आपने खूब प्रचार किया है, योग में समाज को बहुत कुछ दिया है आपने, इसलिए युवा वर्ग जो है अब तो खैर अट्रैक्ट होने लगा है ये योग की तरफ। भारत की अगर सभ्यता और संस्कृति की बात की जाए, पुरातन की बात की जाए, तो योग और भारत का एक गहरा नाता रहा है। वो बीच में कहीं ना कहीं टूट गया था ब्रिटिश काल या उस समय में, लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं इसमें योग हमें कैसे जो है मन को शांत रख सकता है? हाँ, योग और ये दो प्रकार का सुख होता है, आप इसको
थोड़ा सा खोल करके देखें। योग शब्द को मैं थोड़ा खोल करके आपको बताता हूँ। दुनिया में दो प्रकार का सुख है, एक तो साधनों का सुख है, एक साधना का सुख है। साधन व्यक्ति को एक समय पे सुख देना बंद कर देते हैं। आज आपके पास मर्सिडीज गाड़ी आई है नई, जितना आज आपको उसका सुख है, 2-5 साल के बाद में वो इतनी सुखकारी आपके लिए नहीं है। उसका चार्म, उसकी एक अट्रैक्शन, उसका एक आकर्षण धीरे 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 कम हो जाता है। एक दूसरा, फिर भारतीय मनीषा, भारतीय ऋषियों ने मनुष्य को सदा सदा के लिए सुखी करने की एक विधा का खोज किया। स्वयं परमेश्वर ने वेदों में उसका उपदेश दिया, वो है साधना का सुख। साधन तो एक समय पे सुख छोड़ देते हैं, साधना का सुख धीरे 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 बढ़ता चला जाता है। साधन का सुख धीरे 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 घटता जाता है। इसलिए भोग में सुख घटता है और योग में सुख बढ़ता है। तो संसार को अब आज दुनिया में साधन तो बहुत हैं, सुख घट गया है, क्योंकि साधना का सुख नहीं है साथ में। आज से 50 साल पहले हमारे पूर्वजों पे, 70-80 साल पहले साधन बहुत कम थे, सुख बहुत ज्यादा था, क्योंकि उन साधनों के साथ में साधना मिली हुई थी। तो भोग और योग ये दो पटरी हैं। योग पूर्वक भोग करेंगे तो भोग भी साथ साथ चलेगा और आपको दुख नहीं देगा। भोग पूर्वक योग करेंगे तो वो योग को भी अपने जैसा ही बना लेगा। मैं यहाँ एक सवाल पूछूंगा आपसे जी। आपको शायद मेरा सवाल अच्छा ना लगे। योग और राजनीति, हाँ, इनमें क्या अंतर है? कितना रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? हाँ, योग को राजनीति में आना चाहिए, राजनीति को योग में बिल्कुल नहीं आने देना चाहिए। योग की राजनीति के अंदर इतनी आवश्यकता है, यदि राजा योगी बन जाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं इस समय, वो योग के प्रशंसक हैं, योग का अभ्यास भी करते हैं। मुख्यमंत्री भी प्रदेश के योग का अभ्यास करते हैं, योग के प्रशंसक हैं। अनेकों प्रांतों में सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, सब योग की प्रशंसा करते हैं। पर मैं एक बात कहता हूं, यदि राजा वास्तविक रूप में एक पूर्ण योगी यदि राजा हो तो प्रजा का उससे ज्यादा भला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। प्रजा को सुखी योगी कर सकता है, भोगी के तो अपने ही शौक पूरे नहीं होते, भोगी की कोई अपनी सीमा भी नहीं होती। गौ रक्षा की बात करते हैं। गौ रक्षा को लेकर आपने काफी एफर्ट किए हैं और वो सकारात्मक भी रहे हैं। बहुत सारी गौशालाएं हैं, उनकी मैं गिनती नहीं बता सकता, क्योंकि आप लगातार इनमें लगे हुए हैं कि गौ की रक्षा की जाए। लेकिन सरकार ने इस चीज को अपनाया भी है। अपनाने के बावजूद गौएं और जो नंदी कहा जाए, ये सड़कों पर विचरते हैं। इसको कैसे देखते हैं? हाँ, ये भी एक सरकार का प्रयास तो बहुत अच्छे के लिए है, गौशालाओं को अनुदान देती है, गौ हत्या के विरुद्ध बहुत बड़े कड़े कानून भी बनाए। पर एक संकट है इसमें, यदि आपका कोई रोग है, आपको कोई घाव है, उसको आधा स्टिच करके टांके लगा करके आधा खुला छोड़ दिया जाए तो वो आधा टांके लगाना व्यर्थ हो जाता है, उसमें इन्फेक्शन बनी रहेगी। इसके अंदर थोड़ी सी कुछ और चीजें यदि ऐड कर लें सरकारें। मैं पहले तो गौ रक्षा के ऊपर एक लाइन बोलना चाहता हूं। गौ रक्षा कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये तो एक हमारे देश का दुर्भाग्य है। धर्म और राजनीति, मत और पंथ के बीच में बेचारी गौ मारी गई। गाय का हमारे जीवन से नाता है, गाय तो हमारे जीवन का एक विकल्प है, एक अल्टरनेट है। माँ यदि मर जाए तो बच्चे को गाय का दूध पिला करके पाला जाता है, इसलिए इसका दूध सब प्राणियों में अधिक कीमती है, अधिक गुणकारक है, इसलिए इसको गौ माता कहते हैं। कोई यूं पूछे कि आप बैल को बाप नहीं कहते? भाई, बैल का तो काम है हल चलाना, बोझा ढोना है, वो तो काम दूसरे पशु भी करते हैं साथ में। गौ को माता क्यों कहा जाता है? कि इसका दूध माँ के दूध के बराबर है। तो दूध की दृष्टि से, गुणों की दृष्टि से, और वैसे भी अब बहुत बड़ी रिसर्च हुई है, मैं पश्चिम में जाता रहता हूँ, आधी दुनिया घूमा हूँ मैं। जिन लोगों को डिप्रेशन है, जिन लोगों को स्ट्रेस है, जो हमेशा दुखी रहते हैं, जिनका सुख मर गया है, वो गाय को लिपटते हैं, उसकी श्वास उनके ऊपर छूटती है, वो गाय उनको प्रेम करती है, उस प्रेम से उनका डिप्रेशन दूर होता है। ये खाली एक गाय की बात नहीं है, आप किसी मनुष्य को, पक्षी को, इसलिए अमेरिका इत्यादि जो विदेश है ना, पश्चिमी विकसित देश हैं, वो जहाँ मरीज को मेडिसिन लिखते हैं, वहीं साथ में कोई कुत्ता, बिल्ली, गिलहरी, तोता, एक वो भी लिखते हैं, ताकि इनको प्रेम करने वाला कोई हो, ये जिसमें अपने आप को ये प्रकट होता हुआ देखें। तो गौ रक्षा के विषय में मैं एक बात कहता हूँ,
ये ना हिंदू की है, ना मुसलमान की है, ना सिख की है, गौ मानव मात्र की है। जो इसका दूध पिएगा उस अमृत रूपी दूध से वो लंबा जिएगा। गौ जिसे माता भी कहा जाता है, आपने भी अभी व्याख्या दी, लेकिन एक चीज बताइए कि इस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा कि लोग गौओं को सड़कों पर जो विचरती हैं, घूमती रहती हैं, जब तक दूध देती हैं तब तक तो इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद उनको लावारिस छोड़ देते हैं, इसका हल क्या है आपके जहन ये में? हमारे समाज में नैतिकता का पतन है। हमारा समाज नैतिक रूप से इसके ये चीजें प्रमाण है कि घर पे बूढ़ी गाय हुई वो सड़क पे छोड़ दी, घर में बूढ़े माँ बाप हुए वो एज उसमें वृद्धाश्रम में छोड़ दिए, ओल्ड होम में छोड़ दी। ये हमारे समाज का एक पतन है भयंकर रूप से। इसका उपाय ये है, जैसे हरियाणा सरकार गौशालाओं को अनुदान देती है, गौशाला को अनुदान भी दे, पर जिस किसान के घर पे खूंटे पे गाय बंधी हुई है, जैसे वृद्ध व्यक्ति के लिए सोशल सिक्योरिटी के रूप में हमारी सरकार ने पेंशन की व्यवस्था की है, ऐसे गाय की पेंशन करे। जो गाय किसी भी किसान के यहाँ गाय बंधी हुई है, और मैं आपको ये क्रांतिकारी कदम है, जितना अनुदान गौशालाओं को देते हैं और रूप में देते हैं, फिर भी गौ की रक्षा नहीं हो पा रही। आप किसान के खूंटे पे बंधी हुई गाय के लिए उसकी पेंशन बांध दीजिए। हर एक व्यक्ति 500-1000 रुपये महीना आप एक गाय की पेंशन करिए। हर एक व्यक्ति सड़क पे घूमती हुई गाय को खूंटे के ऊपर बांध करके और अपने घर में रखेगा, फोटो खिंचवाएगा, हर महीने 1000 रुपये उनके नाम का लेगा, 1000 रुपये उनको खिलाएगा। ये गाय बाहर घूमती हुई सब खूंटों पे चली जाएंगी। थोड़ी सी एक व्यवस्था करने की आवश्यकता है, इससे लाइफ लॉस होता है। कितने अच्छे अच्छे लोग, गुणकारी लोग, बुद्धिमान लोग, सुपठित वैज्ञानिक, पुलिस अफसर, रोड पे गाय भी एक्सीडेंट में मर जाती है, वो भी मर जाते हैं। कितना, और विदेशों में हमारी किरकिरी होती है कि इनके यहाँ घूमते रहते हैं, वैसे तो गाय को माता कहते हैं पर वो ऐसे सड़कों पे घूमती रहती है। ये हमारे नैतिक और आत्मिक पतन का कारण है, पर सरकार कर सकती है इसको। थोड़ी सी व्यवस्था बनाए, थोड़े से समाज में पुराने ढांचे। अब बिजली की कितनी बड़ी समस्या है हमारे देश में, मेडिकल बजट बढ़ता जा रहा है, हर एक घर में एक गाय बंधी हो। मैं एक बात और कहा करता हूं, जो अपनी कमाई को अपने सुख के लिए खर्च करना चाहता है, अपनी कमाई का अपने जीवन में अपने लिए सुख पैदा करना चाहता है, वो व्यक्ति अपने घर में एक भारतीय नस्ल की गाय रखे, विदेशी नस्ल की नहीं। विदेशी नस्ल की गाय का दूध रोग कारक है और भारतीय नस्ल की गाय का दूध रोग विनाशक है। ये साइंटिफिक प्रूव हो चुका है। A1 A2 मिल्क आप सब लोग जानते हैं। A2 मिल्क जो है वो भारतीय नस्ल का है और A1 मिल्क जो है वो विदेशी नस्ल का। मैं एक बात यहाँ पर पूरी कर दूं, जो व्यक्ति अपने घर का मेडिकल बजट जीरो करना चाहता है, जीरो, वो अपने घर में या तो 1-2 भारतीय नस्ल की गायें बांध करके उनका दूध, घी, मक्खन, दही इत्यादि प्रयोग करे, या घर में जगह नहीं है तो वो कहीं बंधवाए, गवाले के यहाँ बंधवाए, और या गाय का दूध पीना शुरू करे। जब आप गाय का दूध पीना शुरू करेगा तो लोग गाय पालना शुरू करेंगे, गाय पलनी शुरू हो जाएंगी, तो ये घूमती हुई गाय लोगों के खूंटों के ऊपर बंधेगी। सरकार का भी और बहुत सारी इस तरफ ध्यान जाना चाहिए। गौ माता की पेंशन होनी चाहिए, गौशालाओं के एक अथॉरिटी बननी चाहिए जो गौशालाओं का लगातार निरीक्षण करे कि ठीक ढंग से जो दान और जो सहायता गवर्नमेंट की तरफ से जाती है वो गौ माता तक भी, उसके पेट तक भी पहुंचती है या नहीं, ऐसा भी कुछ होना चाहिए। स्ट्रेस के बारे में आपने बात की। आज की डेट में अगर देखा जाए, हमारे 80% युवा जो ऐसे हैं जो स्ट्रेस से प्रभावित हैं, और युवा के अलावा जो बड़े उम्र के हैं, मतलब अबव 40 हैं माना जाए, तो वो भी स्ट्रेस में हमेशा रहते हैं। स्ट्रेस को कैसे दूर किया जा सकता है, सरल तरीकों में आप मतलब बताएं। अच्छा, ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा। लुधियाना मेडिकल कॉलेज पे मैं महर्षि दयानंद जी महाराज के जन्म दिवस पे इस विषय पे बोल करके आया। महर्षि दयानंद मेडिकल कॉलेज है लुधियाना में, DMC। आदमी सुखी होना चाहता है, उससे सुखी होने के लिए आदमी नशा करता है, उस सुखी होने के लिए आदमी कुछ भी करता है और नैतिक अनैतिक सब प्रकार के साधन अपनाता है। पर मैं एक बात कहता हूं, जो स्ट्रेस से, डिप्रेशन से बचना चाहते हैं ना, जैसे संसार में पेन किलर कितना खाया जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा पेन किलर जो है ना, सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव है, जिसका इम्पैक्ट आता है एकदम, वो मॉर्फिन है, अफीम से बनता है।
पर भगवान ने उसका सब्स्टिट्यूट हमारे फ्री, बिना पैसे के हमारे शरीर में दिया है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, संघर्ष करते हैं, सुबह उठ करके योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो एंडोर्फिन नाम का पेन किलर हमारे ब्रेन से एक हार्मोन रिलीज होता है। ये जो फौज में 52 डिग्री पे जाकर के लड़ाइयाँ लड़ते हैं, ये इनके कहाँ से इनके अंदर हिम्मत आती है? वही एक वो गोली लगती जाती है, वो आगे बढ़ते जाते हैं, गोलियों का ब्रस्ट लग रहा है, वो आगे बढ़ रहे हैं, टांग टूट गई घसीट करके आगे जा रहा है। कहाँ से पेन किलर मिल रहा? उनका ब्रेन एंडोर्फिन छोड़ता है। एंडोर्फिन सब्स्टिट्यूट है मॉर्फिन का। जो लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए गोलियां खाते हैं, वो योग करें, प्राणायाम करें, सवेरे दौड़ लगाएं, एक्सरसाइज करें, खुश रहें। खुश रहेंगे कैसे? दूसरे को सुखी करें तो खुश ही हो जाएंगे। एक और हार्मोन्स है, वो सेरोटोनिन है, वो भी हमारे ब्रेन से निकलता है। वो जब आप किसी को सुख देते हैं, किसी के प्रति वफादारी निभाते हैं, किसी की उन्नति को देख करके आप खुश होते हैं, आप उदार होते हैं, तो वो एक हार्मोन्स है, वो रिलीज करता है ब्रेन। फिर आप अंतःकरण में बैठ करके सुखी हो जाते हैं। तो एक और है हार्मोन्स, उसको बोलता है डोपामाइन, वो भी हमारे ब्रेन से निकलता है। वो भी समाज की सेवा करने से, सबको आत्मवत समझने से। हमारे जैसे ऋषियों ने प्राचीन काल में कहा आत्मवत सर्वभूतेषु, कि सबको हम अपने तरह माने, और ये जो जितनी दुनिया है ये सब एक घर है और सब लोग इस घर के मेंबर हैं, हम सब उनको ऐसे मान करके चलें। अयम निजा परोवेति गणनायति लघु चेत साम, ये मेरा है, ये तेरा है, तो छोटे दिल वालों की बात है। उदार चरिता नाम तू वसुधाय कुटुंबकम, जो उदार चरित लोग, सारी धरती उनके लिए एक परिवार है। तो जो ऐसा सोचते हैं उनके ब्रेन से फिर डोपामाइन निकलता है, वो उनको सुखी करता है। एक भी चीज खरीद के नहीं लानी, मेडिकल स्टोर से नहीं लानी, आप एक्सरसाइज करेंगे, आप सेवा करेंगे, परोपकार करेंगे, संघर्ष करेंगे, समाज के दुखों को अपना दुख मनाएंगे, तो आपके ब्रेन में 3 हार्मोन्स रिलीज हो जाएंगे जो आपको सदा सुखी रखेंगे। धन्यवाद स्वामी जी। तो आपने सुना, स्वामी जी बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में स्ट्रेस से रिलैक्स का फार्मूला बता रहे हैं। और दूसरी अहम बात कि गौ रक्षा और सुरक्षा के लिए बहुत सरल और आसान तरीका इन्होंने बताया। उन्होंने सरकारों से भी आह्वान किया कि सरकारें आगे बहुत कर रही हैं गऊओं के लिए, गौशालाएं चला रही हैं। एक तो गौशालाओं की सुपरविजन प्रॉपर वे में होनी चाहिए ताकि वहाँ पर कोई भी अनियमितताएं और घपले ना हो। लेकिन इसके साथ साथ जैसे वृद्ध अवस्था पेंशन या दूसरी पेंशन सरकार देती है, अगर सरकार किसी घर के अंदर अगर खूंटे के साथ गऊ बंधी है, 500 या 1000 रुपया उसका शुरू कर देती है, तो उस गऊ की रक्षा और सुरक्षा उसका पालक भी करेगा और सरकार की सारी जानकारी प्रॉपर रहेगी, हमेशा मिलती रहेगी कि गऊ वहाँ पर बंधी हुई है, कोई गऊ सड़कों पर नहीं मिलेगी। ऐसा स्वामी जी का मानना है। और स्वामी जी ने ये एक राय अपनी तरफ से सुझाव के रूप में प्रशासन, सरकार और समाज तीनों के लिए बताई है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।